हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। मेरा लास्ट वीडियो जो था वो लाइट चैप्टर पर बेस्ड था और आज का जो मेरा ये वीडियो है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पर बेस्ड है। अगर आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा वेटेज अगर आपको किसी चैप्टर का मिलेगा तो वो है इलेक्ट्रिसिटी। मेरे साथ आप भी इन क्वेश्चन का आंसर करते रहेगा। इसमें मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी रखे हैं और साथ ही कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रखे हैं। तो चलिए आइए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों से कह रहा है, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। यानी कि यहां पर हमको एक चार्ट बनाया गया है, कुछ हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज यहां पर लिखी हुई हैं। इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों को इस दूसरी चार्ट में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनसे मैच करना है। ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम में आया भी होगा, आपने देखा होगा। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके आता रहता है। तो आपको यहां पर मैच करना है। यहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रिकल करंट, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टिविटी, यहां पर उनकी एसआई यूनिट्स लिखी हुई हैं, तो हमको मैच करना है। तो जरा आप सबसे पहले बताइए कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, जो कि सबसे पहले वाले ही ऑप्शन में मिल गया आपको। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, वो होती है ओम। तो इस ए वाले ऑप्शन को हमने सी से मैच कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है, तो मैंने इसको वोल्ट से मैच किया। और रेसिस्टिविटी जिसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। तो अब यहां पर आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार ऑप्शंस में से आप देखिए कि कौन सा जो आपने मैच किया है, कौन सा ऑप्शन उसके साथ मैच होता है। देखिए, फर्स्ट वाले को आपने ए के साथ मिलाया है, तो फर्स्ट को ए से मिलाने के लिए सबसे एक ही ऑप्शन आपके पास है। तो अगर आप इस पे कंफर्म हैं तो आप इसको आंख बंद करके आगे टिक कर सकते हैं। देखिए, सेकंड नंबर को सी से, थर्ड नंबर को बी से एंड फोर्थ नंबर को डी से आपने मैच किया है। तो यहां पर जो आंसर करेक्ट हो जाना है वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है 3 बल्ब ऑफ 100 वॉट, 200 वॉट एंड 60 वॉट। यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाई गई है जिसमें कि हमारे पास 3 बल्ब लगाए गए हैं। इन सीरीज टू द मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट द करंट विल बी। यानी कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें हमारे पास 1, 2 और साथ में ये तीसरा बल्ब भी लगाया गया है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है वो कितने का है, 220 वोल्ट का। ठीक है, 220 वोल्ट। अब हमसे ये पूछा गया है कि जो करंट होगी वो कितनी होगी। फर्स्ट नंबर पे कहा गया कि इक्वल इन 100 वॉट एंड 200 वॉट। अच्छा, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं कि ये हमारा 100 वॉट का है, ये 200 वॉट का बल्ब है हमारा, और थर्ड वन इज कितने वॉट का है भाई, तो 60 वॉट का, ये हमारा 60 वॉट का बल्ब है। तो यहां पर हमसे डिटेल में कह रहा है कि इक्वल इन 100 वॉट एंड 200 वॉट, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड वॉट में करंट जो होगा वो इक्वल होगा। सेकंड कह रहा है इक्वल इन 200 वॉट एंड 60 वॉट, यानी कि ये लास्ट के जो 2 बल्ब्स हैं इसमें जो करंट होगी वो इक्वल होगी। फिर कह रहा है डिफरेंट इन ऑल बल्ब, यानी कि इन तीनों बल्ब में फ्लो होने वाली करंट डिफरेंट डिफरेंट होगी। फोर्थ वन कह रहा है नन ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर में से कोई भी सही नहीं है। तो इसके लिए आपके पास यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर करंट की बात कर लें तो करंट इन बल्ब में क्या होगा, तो आपने पढ़ा है कि जब किसी भी रेजिस्टेंस को आप सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइडेड होता है। इसका मतलब कि अगर करंट सेम है तो इन तीनों बल्ब में इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो होगी। तो यहां से आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो जैसा कि आपका ऑप्शन दिखाया गया है आपको यहां पर, मैंने कहा कि इन तीनों बल्ब में सेम अमाउंट की, इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो होगी। अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा किसी में नहीं कहा गया कि तीनों बल्ब में सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। आपके पास एक तरीका यहां पर क्या है कि ये देखिए, फर्स्ट वाले ऑप्शन में कह रहा है इक्वल इन 100 एंड 200 वॉट, यानी कि फर्स्ट 2 बल्ब में सेम अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। फिर कह रहा है इक्वल इन 200 वॉट एंड 60 वॉट, यानी कि लास्ट 2 वाले बल्ब में इक्वल अमाउंट की करंट है। तो अब देखिए यहां पर एक 200 वॉट वाला बल्ब आपको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। इसका मतलब जितनी करंट इसमें है उतनी ही करंट इस वाले में भी, यानी कि तीनों में इक्वल अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है। तो अगर आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ए एंड बी। तो यहां से आप ए वाले ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे जो कि सही आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है, यहां पर हमको एक भी ऑप्शन में नहीं बताया गया है कि करंट विल बी सेम इन 3 बल्ब्स, बट यहां पर हमने इनके जो भी ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूज should be used for an electric iron of 1 kilowatt
when operated at 220 वोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन आपने अगर पहले किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो यहां से एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम में आता है ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। कहता क्या है कि अगर हमारे पास एक आयरन है जो कि 1 किलोवाट का है और हमें उस 1 किलोवाट के लिए एक फ्यूज यूज करना है, तो आप एक बार बताइए फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज का काम यह है कि अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें कि करंट फ्लो हो रही है और इसकी जो कैपेसिटी है, मैंने कहा कि अगर 2 एम्पियर की करंट ये वियर कर सकता है, इसमें अगर 3 एम्पियर की करंट आने लगे तो ये जो बीच में लगा हुआ फ्यूज होता है क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, करंट को आगे नहीं जाने देता। यही तो काम होता है। इसका मतलब कि मैं जितना जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसको जितने करंट की रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अमाउंट की करंट, थोड़ा सा ज्यादा वाली अमाउंट के करंट का फ्यूज यहां पर हम अप्लाई करेंगे और उससे जैसे मैंने कहा कि ये 2 एम्पियर का करंट ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट ले सकता है, तो मैंने यहां पर 2.2 एम्पियर का फ्यूज अगर मैंने यहां पर लगा, तो जैसे ही 2.2 के अबाउट में करंट आएगी या उससे ज्यादा आएगी वो सर्किट को ब्रेक कर देगा, करंट यहां तक पहुंचेगी नहीं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब नहीं होगा। तो यही हमसे कहा जा रहा है कि 1 किलोवाट का अगर हमारे पास एक आयरन है उसके लिए हम लोग कितने एम्पियर का फ्यूज यहां पर यूज करेंगे, 1 एम्पियर, 2, 3 एम्पियर, 7 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर फाइंड कर लूं क्या कि उस आयरन में कितने अमाउंट की करंट फ्लो हो रही है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यहां पर हमारे पास क्या दिया है भाई, पावर दिया हुआ है जो कि है 1 किलोवाट, या इसी को अगर लिखना चाहें तो 1000 वॉट, और हमारे पास वोल्ट भी दिया है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। अब हमको पता है कि अगर करंट फाइंड करना है तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, और I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर अपॉन वोल्टेज। तो यहां से अगर पावर की वैल्यू हम पुट करें जो कि है 1000 अपॉन V की वैल्यू कितनी है 220, तो अगर यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 4.54 एम्पियर। इसका मतलब कि जो ये हमारे पास आयरन है उसमें कितने अमाउंट की करंट जा रही है, तो 4.54 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो अगर मैं फ्यूज यूज करूंगा तो इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये डी वाला जो ऑप्शन है यानी कि 5 एम्पियर जो यहां पर मैं फ्यूज यूज करूंगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 5 एम्पियर करंट वियर करने की होगी, यानी कि 5 एम्पियर से ज्यादा करंट जैसे ही फ्लो होगा उस फ्यूज के थ्रू वैसे ही ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और करंट 5 एम्पियर से ज्यादा हमारे इस आयरन में नहीं जाएगी और हमारा आयरन खराब नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, यानी कि हमको बताना है कि यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए न्यूट्रॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले आप ये बताइए न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है क्या। यहां पर दिया हुआ है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्या न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके पास ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये वाला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वन, एन एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट बिकॉज एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, दैट्स व्हाई वी विल ऐड एमीटर इन अ सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। इसीलिए हम लोग उसको किसमें ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर मैं आपसे एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस पूछूं, क्या आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आपको पता है क्या। कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है हमसे, तो इसका आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर्स कैसे होते हैं, अगर हम इनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहां पर कह रहा है कि अगर मैं टेम्परेचर में डिक्रीमेंट करूंगा तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर में चेंज करूंगा या फिर डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेमीकंडक्टर का डिक्रीज होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर हमसे कहा गया है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 माइक्रो एम्पियर। नहीं, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डन। 1 एम्पियर की तो डेफिनेशन दूसरी होती है, आपने पढ़ी है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट है। अच्छा, चूंकि इनकरेक्ट बताना है हमको, तो इनकरेक्ट कौन कौन सा हो गया, ए एंड डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। देखिए ये बी वाला ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो गया कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। बाकी जो दोनों बी और सी वाले स्टेटमेंट हैं दोनों करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है। आपने कन्वेंशनल करंट के बारे में तो सुना ही होगा। कन्वेंशनल करंट क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या फिर जो चार्ज का फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। डन। और जो चार्ज का फ्लो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट भी कहते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट का फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है। यहां पर ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, फ्रॉम निगेटिव नहीं, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द निगेटिव टर्मिनल, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव नहीं, ये तो गलत हो गया। ये चारों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया कि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। ठीक है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है, हमेशा करंट के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास कुछ सर्किट डायग्राम्स बनाए गए हैं और हमसे पूछा गया है क्या, आइए देखते हैं। आउट ऑफ 4 फिगर सर्किट फॉर स्टडिंग द डिपेंडेंस ऑफ द करंट ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर द सर्किट दैट हैज बीन करेक्टली ड्रॉन इज सर्किट। यानी कि यहां पर हमारे पास 4 सर्किट दिए गए हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हमारे बोर्ड एग्जाम में। 4 सर्किट दिए गए हैं, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई है। देखिए यहां पर हमारे पास एमीटर लगाया गया है, यहां पर वोल्ट मीटर लगाया गया है, ये रजिस्टर है, यहां पर ये बैटरी है और ये की है। हमसे पूछा ये गया है इन 4 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में से कौन सी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो ये डिवाइसेस लगाई गई हैं वोल्ट मीटर और एमीटर करेक्टली लगाई गई हैं। तो जरा आप ये बताइए कि कौन सा वाला यहां पर ऑप्शन सही होने वाला है, कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास करेक्ट है। देखिए यहां पर जो एमीटर या फिर जो वोल्ट मीटर है ये कैसी है, ये दोनों मेजरिंग डिवाइस हैं। एमीटर का काम क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। और जितनी भी मेजरिंग डिवाइस होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इन सभी मेजरिंग डिवाइसेस का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ इन सभी मेजरिंग डिवाइस का नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि बैटरी का पॉजिटिव, इन सभी डिवाइसेस का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव, तो इन सभी मेजरिंग डिवाइसेस का भी नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया जाता है। ये आइडियल कंडीशन है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। डन। कभी भी आप इलेक्ट्रिकल सर्किट देखेंगे और एमीटर लगा है तो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, और वोल्ट मीटर का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो यहां पर जो सर्किट हमारी ये कंडीशन को फॉलो कर रही है वही हमारा करेक्ट है। तो यहां पर देखिए, जरा लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल इस पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये तो गलत हो गया। साथ ही साथ सेकंड वाले में आप यहां देखें तो ये भी ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो ये भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं ए और बी वाले पे। देखिए यहां पर ए वाले में क्या है, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये सही है। लेकिन जैसे ही मैंने वोल्ट मीटर देखा तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल ये जा करके कुछ इस तरीके से बैटरी के पॉजिटिव से मिल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, इनकरेक्ट हो गया। यहां देखिए वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से ऐसे जाकर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला है और एमीटर का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मिला है। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तो डी वाला ऑप्शन जो हमारा है ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं उनका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, to determine the equivalent resistance of a series combination of two resistors R1 and R2, students arrange the following setup। यानी कि यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक स्टूडेंट ने क्या किया, कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम अरेंज किया। तो यहां पर हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर दिस सर्किट, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट इस सर्किट के लिए करेक्ट है। तो सबसे पहले आप यहां पर अगर एनालिसिस करिए तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां है, नेगेटिव टर्मिनल यहां पर है। ठीक है, ये यहां पर रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है। एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट है। लेकिन यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, एमीटर तो हमारा इन रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड है,
लेकिन जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस के साथ कैसे कॉम्बिनेशन में ऐड होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड होता है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन क्या ऐसा आपको दिख रहा है कि ये वोल्ट मीटर इन रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? ऐसा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। यानी कि जो वोल्ट मीटर का कॉम्बिनेशन इस बच्चे ने किया है वो परफेक्टली या करेक्ट नहीं किया है। तो आइए जरा स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। करेक्ट रीडिंग फॉर पोटेंशियल डिफरेंस V बट इनकरेक्ट रीडिंग फॉर करंट। नहीं, तो ये तो गलत हो गया। अच्छा हाँ, देखिए अभी भी मैंने बताया ना कि जो एमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, ठीक है, एमीटर करंट को और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को। तो इसी के अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन भी दिए गए हैं। सेकंड वन, करेक्ट रीडिंग फॉर करंट I बट इनकरेक्ट रीडिंग फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। यस, दिस इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, करेक्ट रीडिंग फॉर बोथ नो एंड इनकरेक्ट रीडिंग फॉर करंट नहीं। तो देखिए यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इस इलेक्ट्रिकल डायग्राम को देख करके लग रहा है कि करंट का जो मेजरमेंट एम्पियर करेगा वो तो करेक्टली कर लेगा क्योंकि सीरीज ऐड किया गया है। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है इसका करेक्शन सही नहीं है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का करेक्टली हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए हीटर ज्वाइंड इन पैरेलल विथ अ 60 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू द मेंस। यानी कि एक बल्ब है जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ ऐड किया गया। If the 60 watt bulb is replaced by a 100 watt bulb, the rate of heat produced by the heater will be। यानी कि यहां पर हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक बल्ब था जो कि 60 वाट का था, किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया गया और उस 60 वाट के बल्ब को हम लोग 100 वाट के बल्ब से रिप्लेस करते, यानी पहले 60 लगा था, अब 60 को निकाल करके मैंने 100 लगा लिया। तो पूछा जा रहा है कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी उसमें क्या चेंज आएगा? तो अगर आप देखिए कि हीट जो है वो उसका फॉर्मूला है V²/R, पोटेंशियल डिफरेंस और ये है रेजिस्टेंस। अब एक बात बताइए, क्या यहां पर पावर की बात की गई है क्या? क्योंकि यहां पर ये जो 60 वॉट है या फिर ये जो 100 वॉट है ये क्या है? बल्ब की पावर है, ठीक है। अब क्या मैं हीट को कह सकता हूं कि ये पावर पर डिपेंड कर रहा है? भाई अगर मैं 60 लगाऊं, 70 लगाऊं, 100 लगाऊं, 200 वॉट का बल्ब लगाऊं तो वो बेसिकली किस पर डिपेंड करेगी? हीट तो हमारी डिपेंड करेगी कि जितना पोटेंशियल हमने उस सर्किट के अक्रॉस क्या किया है? अप्लाई किया है। यानी कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ऑल्सो हीट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो यहां पर जब हम बल्ब को चेंज कर रहे हैं तो ना ही हम पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कर रहे हैं और ना ही रेजिस्टेंस में चेंज कर रहे हैं, ये दोनों हमारे क्या है? सेम है। इसका मतलब कि जो हीट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो आंसर हो जाने वाला है रिमेन द सेम। यानी कि जो 60 वॉट बल्ब पर हीट प्रोड्यूस हो रही थी वही हमारी 100 वॉट पर भी होगी और वही हमारी 200 वॉट पर भी होगी, ठीक है। 500 वॉट का लगा लोगे तब भी उतनी ही करंट, उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल। यानी कि हमारे पास यहां पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और 4 ऑप्शंस में हम लोगों से कहा जा रहा है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है। और ऑप्शन में है ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ दीज, बी एंड सी, ए एंड सी। तो जरा चार्ज के बारे में अगर बात करें तो एक चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही वैल्यू होती है ना। अब आपको अगर याद आ रहा होगा तो आपने एक टर्म पढ़ा था क्वांटाइजेशन, मैंने आपको बताया था जब मैं इस चैप्टर के बारे में बता रहा था, जो कि होता है Q = NE। यानी कि ये कहता है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में होता है, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता। यहां पर ये जो N लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है? नंबर ऑफ चार्ज, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक, इसके बारे में बताता है। अब यहां पर अगर देखिए तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हमको कह रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो पॉसिबल है, 100% ये तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं यहां पर n की वैल्यू 2 प्लेस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 16 2 32 इंटू 10⁻19। तो ये भी पॉसिबल है क्योंकि n की वैल्यू मैंने क्या कर दी? 2 कर दी। अगर n की वैल्यू मैं कितनी कर दूं? 4 कर दूं, n की वैल्यू मैं 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 16 4 64, ठीक है। तो 64, इसका मतलब ये वाला चार्ज भी पॉसिबल है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अभी यहां पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज की जो वैल्यू है कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होगी, एक कंप्लीट नंबर के फॉर्म में होगी, मल्टीपल इंटीग्रल के फॉर्म में होगी। तो यहां पर अगर देखा जाए जो कि ये 0.8 इंटू 10⁻19 है, इसका मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे? 1/2।
2 करनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो चार्ज होगा ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन क्या सही हो जाने वाला है, ए, बी एंड सी, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूजिंग द एडजॉइनिंग सर्किट, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर मेजर्ड एंड प्लॉटेड इन अ ग्राफ, द बेस्ट सुटेबल ग्राफ इज। यानी कि यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बताई गई है। यहां पर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई और यहां एक रेजिस्टेंस है, साथ में एक एमीटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा है और इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हमारे पास यहां पर 4 ग्राफ बताए गए हैं और हमको किसके किसके बीच में ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो आपको ये पता है कौन था, ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था, क्या बताया था, तो उन्होंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको V और I के बीच में ग्राफ देखना है तो यहां पर देखिए कौन सा, तो ये तो नहीं हो सकता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। C वाला जो ग्राफ हमको दिखा रहा है, Y एक्सिस के अलोंग आपने पोटेंशियल डिफरेंस और X एक्सिस के अलोंग करंट को रिप्रेजेंट किया गया है। और जैसे जैसे देखिए आपने पढ़ा ना, जैसे जैसे यहां पर Y एक्सिस के अलोंग इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे वैसे एक्स एक्सिस के अलोंग भी क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे आपका वाई एक्सिस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एक्स एक्सिस के अलोंग भी इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी कि जो इसका स्लोप बन रहा है वी और आई का, वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन। कैसा, एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, और यही वाला जो ग्राफ है वो हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में जो स्लोप होगा हमारा, या जो ग्राफ का स्लोप होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, जो कि हमको इस थर्ड वाले ग्राफ में दिख रही है। डन, देन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर। अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था पावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है करंट आई इंटू क्या था, वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज V। अभी देखिए डायरेक्टली हम लोगों ने लिखा था ना, एक क्वेश्चन अभी लोग कर रहे थे हम लोग, तो यहां पर देखिए कौन सा है भाई, पावर इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस होगा क्या, नहीं, करंट इंटू वोल्टेज, यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम टिक कर देना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो बिल्कुल एक बार नजर डाल लेनी है इन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेन टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया द सेम। यानी कि कहा जा रहा है कि मेरे पास एक क्या है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, उसकी लेंथ को डबल कर दिया जाए, मान लिया कि अभी एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ यहां पर L है, अब इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया, 2L कर दिया। ठीक है, ये हो गया 2L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने वही रखा, मैंने कहा कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो हमको ये बताना है कि इससे क्या रिजल्ट निकल करके आएगा। तो हमको पता है कि जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। ठीक, अगर मैं इसको R मान लूं और R डैश की बात करूं, जो कि कह रहा है रो इज इक्वल टू 2L बाई A। ठीक है भाई, इनिशियल कंडीशन पे ये था रेजिस्टेंस और अब ये हो गया R डैश हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहां से 2 को कॉमन ले लो, देखो R डैश इज इक्वल टू 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा रो L बाई A, और इस रो L बाई A की जगह पर क्या लिख सकते हो, इस R को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो यहां से जो आएगा वो होगा R1 इज इक्वल टू 2R। ठीक है, तो जो आपका लेंथ डबल करने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देखते हैं जरा ऑप्शन क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस इज डबल्ड, यानी कि दिस ऑप्शन इज करेक्ट। रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा अगर मैं लेंथ को डबल करूंगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज, यानी कि अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ रेजिस्टेंस ऐड किए गए हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो ऑप्शन में है इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट रेजिस्टर, इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टर्स, इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लार्जेस्ट रेजिस्टर, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो मैंने बताया था कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है।
और साथ में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताया था तो मैंने बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस को ऐड करने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो यहां पर अगर मैं सीरीज की बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि 1 2 3, तो जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, चूंकि फॉर्मूला कहता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब इन सभी का जो सम होगा वो इनके इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, इक्वल टू द सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस, यानी कि अगर इन सभी रेजिस्टेंसेस को मैं ऐड कर दूं तो इनका जो सम होगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ पैरेलल सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए अभी भी हम लोगों ने बात की थी किसकी? सीरीज की। अब बात कर रहे हैं किसकी? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि जब रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो यहां पर अगर देखा जाए इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को करते चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। यानी कि हमने अगर कहा कि जो पावर है वो कितनी है? 100 वॉट। ठीक है, जो पावर है वो है 100 वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 200 वोल्ट की। तो यहां से अगर हम लोग बात करें जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लूं तो इसके लिए क्या होगा? देखिए R इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, और V की वैल्यू कितनी है? 200 इंटू 200 अपॉन 100। डन। ये देखिए 2 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा 400। ओके, ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? 400 हो गया। अब मुझसे कह रहा है कि जो पावर सप्लाई है वो कितनी है? 100 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। तो अब मुझे बताना है कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 400, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा? 100 वोल्ट, 100 वोल्ट के बराबर। तो अगर मैं यहां से बताऊं कि कितनी पावर कंज्यूम करेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला अगर लगाऊं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो V की वैल्यू कितनी भाई? 100 इंटू 100 अपॉन 400। ओके, अब देखिए यहां से एक 0 0 कैंसिल हो गया और यहां से एक 0 0 कैंसिल हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 100 बाई 4 विच विल बी इक्वल टू 25 वॉट। तो देखिए 25 वॉट वाला जो आंसर है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए इज करेक्ट, 25 वॉट। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ इज। यानी कि ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कौन सा पॉइंट करेक्ट है हमको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो ऐसा है क्या? अभी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी, एमीटर को किसमें कनेक्ट करते हैं? वोल्ट मीटर को, दोनों को सीरीज में तो नहीं कनेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल। हाँ बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही है, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं, एमीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड वोल्ट मीटर इज सीरीज। गलत। एमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल गलत। अब यहां से एक बात ये बताइए कि जो एमीटर है उसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों ऐड करते हैं, और जो वोल्ट मीटर है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों ऐड करते हैं। जब मैं चैप्टर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो एमीटर होता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, और अगर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम उसको ऐड करें सीरीज कॉम्बिनेशन में तो कोई भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूं तो ये एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस को अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा तो अभी मैंने पढ़ा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम होता है, यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट का पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो और भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप भी मेरे साथ पेन और कॉपी ले लीजिए, बिल्कुल मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, गिव मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइम
द फिलामेंट। तो यहां पर हमसे सबसे पहले पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक करंट को आपको डिफाइन करना है, तो आप इसे जानते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पार्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो अगर यहां पर देखा जाए कि इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। किसी भी पर्टिकुलर एरिया से एक यूनिट टाइम इंटरवल में जो फ्लो होने वाला चार्ज है, उसके रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। यहां पर चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड, और इसी के साथ करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। ठीक है, यूनिट्स को आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे हम लोगों से इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा गया है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैंप विच ड्रॉज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर इज यूज्ड फॉर 5 आवर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। यानी कि हमारे पास इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, तो हमको क्या क्या वैल्यूज दी गई है, हमको करंट की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.2 एम्पियर, और टाइम दिया गया है हमको, टाइम इज इक्वल टू 5 आवर। यानी कि अगर मैं इसको सेकंड में कैलकुलेट करूं तो वो हो जाएगा अप्रॉक्स 18,000 सेकंड। ओके, और हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ चार्ज, तो जस्ट इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, यहां से हो जाएगा चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 18,000 विल बी 3600 कूलम। दिस इज द आंसर। ओके, तो कितने चार्ज होंगे, 3600 कूलम। डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या है भाई, 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे। देखिए यहां पर मैं 1 वोल्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, मैंने कहा पॉइंट ए है और ये है पॉइंट बी, डन। कोई भी चार्ज, कोई 1 कूलम का चार्ज, यूनिट चार्ज इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया और ए से लेकर के कहां पहुंच गया, यूनिट चार्ज बी पर पहुंच गया। तो जब ए से बी की तरफ जा रहा था तो क्या इसने कोई वर्क किया, हाँ भाई वर्क किया। अब ये जो वर्क है, अगर ये वर्क 1 जूल का है, कितना है, 1 जूल का वर्क अगर इस चार्ज ने ए से बी तक जाने में किया, तो हम कहेंगे कि इन ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट के बराबर है। बात समझ में आई क्या, फिर से मैं बताता हूं। मैंने कहा कि अगर कोई एक यूनिट चार्ज है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ जाने पे देखिए यूनिट चार्ज मैंने कहा ए से बी की तरफ जा रहा है, और जाने में जो इसने वर्क किया वो कितना है, 1 जूल के इक्वल है। तो मैं ये कहूंगा ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क अपॉन चार्ज, या फिर इसको मैं कहूं कि W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 वोल्ट जो होगा, 1 वोल्ट उसे कहेंगे जब कोई 1 कूलम का चार्ज 1 जूल वर्क करे, कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। यही हमसे कहा गया है। ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमसे इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, तो बिल्कुल हमसे पूछा गया कि कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है हमारे पास। तो V की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 3 वोल्ट, और चार्ज की वैल्यू यानी कि Q इज इक्वल टू दिया गया है 1 कूलम का, और हमसे पूछा गया है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होगा। तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यहां से, जो कि होगा V इंटू Q। तो V की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है, और Q की वैल्यू 1 है, तो जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, 3 जूल आएगा। तो मैं यहां कह सकता हूं कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई है वो कितनी हुई है, 3 जूल के इक्वल हुई है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स। यानी कि एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है मेरे पास। सिलिंड्रिकल कंडक्टर का मतलब कुछ इस तरीके से एक सिलिंड्रिकल शेप का हमारे पास कोई कंडक्टर है। हमको ये बताना है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर मैं ऐसा मान लूं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो कितनी है, L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है
ए। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जरा ये देखते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, यानी कि जितनी ज्यादा इस सिलेंडर की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा इस सिलेंडर का। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे मैं लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे चार्ज का फ्लो भी तो बढ़ता जाएगा, और चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर में क्या है, रेजिस्टेंस तो है ही। तो अगर रेजिस्टेंस है तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि जितना ज्यादा मोटा हमारे पास सिलेंडर होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना पतला होगा यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना कम होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, फिर अगर बात करें वैसे तो मेनली ये दो फैक्टर्स हैं, लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, इस पे मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, यानी कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ दिस सिलेंडर। अब जैसे आपने पढ़ा है कि सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, तो हमारे पास सिल्वर है, या फिर आपने अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स पढ़े हैं, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्टर्स है हमारे पास। लेकिन हर एक अलग अलग कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये उस फैक्टर पर भी डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल का हमने वो कंडक्टर लिया है, एज्यूम किया है। तो यहां पर हमारे पास ये दो फैक्टर्स हैं। फिर अगर हम बात करें कि जो रेजिस्टेंस है क्या टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, तो आप इसका आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर ऑफ 12 ohms फॉर 2 minutes, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। देखिए यहां पर हमसे हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है पूछा गया है। हमसे कह रहा है कि कोई कंडक्टर है जिसमें कि 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। आई की वैल्यू हमको दी गई है 5 एम्पियर, और हमसे कह रहा है कि कंडक्टर ऑफ 12 ओम, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया गया है, 12 ओम का इसका रेजिस्टेंस है, और कितने देर के लिए फ्लो हो रही है करंट, वो है 2 मिनट्स, यानी कि टाइम की वैल्यू दी गई है 2 मिनट, और इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा जो हो जाएगा 120 सेकंड्स। ओके, अब हमसे कहा गया कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट। तो हीट का कौन सा फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे, हीट का फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको हीट मिल जाएगी। तो जरा वैल्यूज पुट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी है 5, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 12, और टाइम यानी कि टी की वैल्यू है 120 सेकंड। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36,000 जूल। ओके, 36,000 जूल कहे, या फिर मैं इसे कह सकता हूं 36 किलो जूल। क्या कह सकता हूं, किलो जूल, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जूल के बराबर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 36 किलो जूल इज द आंसर ऑफ दैट, यानी कि इतनी हीट प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ ए वायर इज 10 ohm if the resistivity of the material of the wire 50 into 10 to the power minus 8 ohm. Find the area of cross section of the wire. यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, आप सभी लोगों को याद आ गया होगा। अभी अभी जो हम लोगों ने फॉर्म किया था, क्या था, जो कि हमको रिलेशन बताता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में जो रिलेशन है हमारे पास, उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। हमको क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है R इज इक्वल टू है 10 ओम, और रेसिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू दी गई है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर, और लेंथ की वैल्यू दी गई है 1 मीटर। देखिए यहां पर कह रहा है ना पर मीटर लेंथ, यानी कि जो लेंथ है 1 मीटर के लिए ये रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो लेंथ की वैल्यू हो गई 1 मीटर। तो अब यहां से अगर मैं इस फॉर्मूले से ए की वैल्यू देखूं तो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कहां चला जाएगा, यहां जाएगा, और ये फॉर्मूला बनेगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू रो एल बाई आर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो देखिए रो की वैल्यू कितनी है, वो हमको दी गई है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8,
और L की वैल्यू तो 1 ही रहने वाली है और R यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10। तो यहां से देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -8 डन मीटर स्क्वायर। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए होंगे और आप ऐसे ही क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और भी इस टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आऊं जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल हर टाइप के करवाऊं। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कॉन्सेप्ट जो है आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूर करेंगे, आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट जरूर बनाएंगे जो कि आपको एग्जाम के टाइम पर आपको हेल्प करेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी